बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। चैनल विन की ख़ास पेशकश है ये कामयाबी के रास्ते, जो मुसलसल आप समाअत फरमाते रहते हैं। इन एपिसोड्स में हम आप तक एजुकेशन के ही सिलसिले से उन बातों को पहुँचाते हैं जो यकीनन आप तक जल्दी से या यूँ कहें आसानी से नहीं पहुँच पाती। तो आइए हम अपने इस टॉपिक का आपको नाम बता दें, खासकर ग्लोबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, यानी किस तरीके से हमें बाहर, यानी यहाँ नहीं, एब्रॉड सिटी में या यहाँ पर रह के, या ग्लोबल की अगर बात की जाए, कहीं भी अगर हम रहते हैं तो हम किस तरीके से अपने आप को एजुकेशन की फील्ड में आगे कर सकते हैं, उसके सिलसिले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं और वेलकम करते हैं चैनल विन के ख़ास मेहमान सैयद आगा परवेज़ साहब, जो आप खासकर लखनऊ शिया डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं। तो आइए सबसे पहले सर का इस्तकबाल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सभी नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम। और सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम, अल्लाह करम। सर हमारी जो पहले एपिसोड में आपसे बात हुई थी उसमें अनस्किल्ड और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के सिलसिले से हुई थी। ये हमारा खासकर जो ग्लोबली अगर देखा जाए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें कहाँ से, कहते नहीं है, कोई इमाम ने भी यही कहा, इमाम अली का भी यही कहा, लेकिन अच्छा बात है कि जहाँ से समझ में है वहाँ से ले लो इल्म को, तो तुम्हारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर हम बात करें खासकर जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान बेहतरीन हमारी खूबसूरत कंट्री है, ये अगर इंडियन बच्चों को, स्टूडेंट्स को खासकर एब्रोड में अगर पढ़ाया जाए बाहर की कंट्री में, तो वो कौन सी कंट्री जो है वो अफोर्डेबल है, साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन की जहाँ पर बात आती है और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी रहे, तो खासकर यहाँ के बच्चों के लिए वो कौन सी कंट्री? ये हमारे देखिए, दो तीन चीज़ें जो हैं जी, वो हम लोगों के जो इंडियंस हैं जी, उनकी ख़ास बात है। इंडियंस की एक ख़ास बात ये है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो मल्टी कल्चरल है जी। तो वी हैव ए एक्सेप्टेंस फॉर अदर कल्चर, जो दूसरे कल्चर्स हैं दुनिया भर के, उनके लिए एक एक्सेप्टेंस है, और ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो प्रेफर भी करती हैं कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को लें और इंडियन एम्प्लॉय को लें, ताकि जो वो नए कल्चर में एक्सपोज हो तो कोई तरह की कोई साइकोलॉजिकल बैरियर या कल्चरल बैरियर ना आए। तो हम लोग के यूथ को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है कि दुनिया सिकुड़ रही है। अब दूरी का कोई माने नहीं रहा है, डिस्टेंस मीन्स नथिंग। आप किसी भी कंट्री के अंदर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तीसरी एक चीज़ ग्लोबलाइजेशन के साथ में ये हुई है कि सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ ने अपने दरवाजे सब लोगों के लिए खोल दिए हैं, चाहे वो यूएस की इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हों, इंग्लैंड की हों, ऑस्ट्रेलिया की हों, सऊदी अरेबिया की हों, फिनलैंड की हो, इटली की हो, किसी भी मुल्क की अगर आप बात करें तो वो जो उसकी ओपन सोसाइटी है, ग्रोइंग सोसाइटी है, वो ये चाहती है कि दूसरे मुल्क के बच्चे आएँ यहाँ के ऊपर और इल्म को हासिल करें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोग के लिए। दूसरी एक चीज़ और हो रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ओपन कर रही है कि आप आइए और मैया हायर एजुकेशन में आइए। तो अब वो दिन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जब आपको जो है वो टायर 2 सिटीज़ के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मिलेंगे जी। अब जैसे लखनऊ में ही नॉलेज विलेज बन रहा है मोहन रोड के ऊपर, तो इसमें यकीनी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। तीसरी एक और चीज़ है, वो ये है कि आपने यहाँ के ऊपर जो है हायर एजुकेशन में सपोज़ किए कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया या कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक प्रोविज़न होता है कि 1 साल की आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप हम इंग्लैंड में कराएंगे या यूएस के फलां कॉलेज में कराएंगे। तो आपको एक डुअल डिग्री मिल रही है, प्लस साथ में फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको वहाँ का इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और पढ़ाई का एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो उनके स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड, आप उसको मीट कर रहे हैं। तो ये मतलब देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इससे पहले का काम क्या करना पड़ेगा, वो ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि जो लोग चाहते हैं कि हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ें, तो उनको एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अपनी जो भी पढ़ाई वो कर रहे हैं उसके अंदर एक क्वालिटी बार है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप उस क्वालिटी बार के नीचे रहेंगे तो चांसेस ऑफ एडमिशन जो है वो कम हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को मीट आउट करना है। प्लस आपको अपनी इंग्लिश के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उसको करना है। तीसरी एक चीज़ ये है कि जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे नहीं पता होने की वजह से पीछे रह जाते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सपोज़ कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ जा रहे हैं,
तो यहाँ पर किसी न किसी अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसमें कहीं ना कहीं 6 महीने की या 1 साल की आपने एज ए वॉलंटियर काम किया हो या एज ए इंटर्नशिप काम किया हो, ताकि आपको उसके पूरे जो वर्क है, वर्क एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में पता रहे। ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देते वक्त प्लस पॉइंट में जोड़ती हैं। खासकर सर अगर हम बात करें एब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए, मसलन ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं, IELTS या हम बात करें टॉफेल, सैट, GMAT, GRE, तो इन जैसे कोर्सेज में या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमें कैसे तैयारी करनी होगी, ये खासकर बताएं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अच्छा। दूसरी एक चीज़ ये कि जैसे आप अगर जर्मनी जा रहे हैं तो आपको अगर थोड़ा सा जर्मन आती है तो आपका एडेड एडवांटेज रहेगा। उसके लिए कई जर्मन लैंग्वेज के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती हैं कोर्स, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको उस लैंग्वेज में फ़ायदा हो जाए। एक ख़ास बात यहाँ पे बतानी है जर्मनी के से मुतालिक कि जो जर्मन गवर्नमेंट है वो गर्ल्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है। बहुत सारे कोर्सेज में वहाँ के ऊपर पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री है। तो जो हम लोग की बेटियाँ हैं जो कोई हाई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहती हैं तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जर्मन में है। तो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हासिल करें उसमें और उन कोर्सेज में ऑप्ट कर सकते हैं। और एक ख़ास बात का ये ध्यान रखें कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर एम्बेसीज़ हैं, उनके वहाँ पर एक एजुकेशनल कंसल्टेंट अवेलेबल रहता है जो आपको बताता है कि ये फेक यूनिवर्सिटी है, ये ऑथराइज यूनिवर्सिटी है। किसी को भी आप पहले से वीज़े के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे पैसा नहीं दें। जब कभी भी आप किसी को पैसा देने जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो एक बार आप उसकी जो कंसर्न एम्बेसी सेंटर है, एक बार उससे ईमेल से या उसके फ़ोन नंबर पे बात करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जब वहाँ पहुँच जाएं तो आपको पता चले कि इस नाम की यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ही नहीं था और आपको वहाँ पे एडमिशन दे दिया गया, तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे और आपने अपना हार्ड अर्न मनी वहाँ पे लुटा दिया। तो ये भी एक चीज़ रहती है। और सारी एम्बेसीज अपना एक स्पेशल सेक्रेटरी इसी बात पे अपॉइंट करती हैं ज़्यादातर कि जो बच्चों की मदद करें, और जो और डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पूरे पूरे सेंटर इस्टेब्लिश्ड हैं। तो सर अगर जैसे हम बात करें अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD प्रोग्राम्स के लिए के जो हम तैयारी करते हैं, या उसमें जो स्कॉलरशिप होती है और जो फंडिंग होती है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं जिससे हमको इन सारी चीज़ों की मदद मिल सके? देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अलग अलग स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करती हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करती हैं, तो उनकी अलग अलग डेडलाइंस निकलती रहती हैं। अच्छा। तो उन डेडलाइंस में आपको अपेयर होना पड़ेगा, उसके अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें वो कैटेगरी बना देते हैं। कुछ तो बहुत इतनी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पर आपकी 100% फंडिंग हो जाती है, आपका जो ट्रैवल है वो तक मीट आउट हो जाता है। तो उनमें अगर हम लोग उन कोर्सेज़ की तरफ जाएं तो हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा रहता है। एक ख़ास बात का ध्यान ये रखना है हम लोगों को, जो भी किसी भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले रहे हैं तो उसके स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए अगर आप ऑप्ट करें तो आपको ज़्यादा अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा और आप एक स्पेशलिस्ट फॉर्म में उस फील्ड में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जो इमर्जिंग फील्ड है उन्हीं कोर्सेज़ को ऑप्ट करें। सर माशाल्लाह से जिस तरीके से जैसे हम आपसे सवाल पुटअप करते हैं, बड़ा आसानी से उसका आप जवाब दे देते हैं। वेरी नाइस इंटेलेक्चुअलिटी यू हैव। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें कि स्टडी वीज़ा और इमिग्रेशन जो होता है, खासकर प्रोसेस जो इफ़िशिएंटली मैनेज करना होता है, खासकर स्टेप जो उसके फॉलो करना होता है, हम चाहेंगे उसके बारे में भी आप थोड़ी सी हमने एक अभी जैसे चीज़ बताई थी कि एक तो तरीका ये है कि आप जिस भी शहर के अंदर हैं वहाँ के ऊपर कोई भी ऑथराइज्ड जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो उससे कांटेक्ट कीजिए, और वो ऑथराइज्ड है इसके चीज़ जो है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई XYZ सेंटर है वो ऑथराइज्ड है उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप उसको देख लीजिए। और इसके अंदर कई ग्लोबल लीडर्स भी हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, उनके थ्रू ऑप्ट करिए ताकि आप जो है वो फ्रस्ट्रेशन में ना शिकार हों। उस चीज़ को ऑप्ट कर देते हैं। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है
कि अगर आप एक प्रॉपर चैनल के आ गए हैं तो ये सारी प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाते हैं, और सिर्फ जो एम्बेसी का इंटरव्यू उसमें होता है आपको उसमें अपीयर होना पड़ता है। और इंडिविजुअली अगर आप अलग अलग करेंगे तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं कि जो नहीं फुलफिल हो पाते हैं, या फिर आप जो वीज़े फॉर्मेलिटीज़ हैं वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो उसका बीच में कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हैं। इससे बेहतर ये रहता है कि जो उसके ऑथराइज्ड लोग हैं उनसे किसी से कांटेक्ट आप कर लें। जी सर, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के जो खासकर एडमिशन होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कैसे करें, ये भी खासकर बताइए। देखिए, एक चीज़ तो ये समझिए कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो किस उस ईयर में ले रहे हैं। जी ठीक है, आपको उनके ऑटम में चाहिए है कि फॉल में चाहिए है, समर में चाहिए एडमिशन, किस सीज़न में किस ब्रेक में आपको एडमिशन चाहिए। अच्छा। प्लस कम से कम एटलीस्ट आप उसकी प्लानिंग जो है वो 1 साल पहले करेंगे, जी, तभी आप जो है उनकी सारी डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे। जी, ये एक खास, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो भी आप ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे वो आपको ये सारी हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में इंडिया में हैं और वहाँ के ऊपर जो कैरियर काउंसलर है उससे आप कोऑर्डिनेट करें, उससे लगातार टच बनाए रखें, तो वो इस सारी चीज़ें जो है थोड़ा आसान हो जाती हैं। सपोज़ कीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको वो कैरियर काउंसलर नहीं अवेलेबल है, तो आपके शहर में अवेलेबल रहेगा। और अगर वो नहीं अभी अवेलेबल है तो फिर वही हम आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर एक बार आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को हिट करेंगे तो आपको लाइन से वो ट्रेल दिखा देगी कि साहब इस जगह ऑप्ट कर सकते हैं, इस जगह ऑप्ट कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी में ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। तो उसके ऊपर जो है बच्चे जो हैं वो जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा उसके टच में रहें। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 100% ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर रही हैं। मैं उनसे कहूँगा कि इन सब चीज़ों देखिए। इवन अभी कुछ दिन पहले हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, जैसे सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज़ अच्छा खासा बच्चों को एडमिशन दे रही है। सर, अगर अब्रॉड खासकर जो कंप्लीट होने के बाद अब्रॉड में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके अगर हम वर्क वीज़ा और परमानेंट जो रेजिडेंस उनका होना चाहिए तो उसके लिए उनको कैसे और किस तरह के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना पड़ेंगे? देखिए, एक चीज़ ये देखिए आप कि जिस कंट्री के अंदर आप सेटल होना चाह रहे हैं उनकी पीआर की गाइडलाइन क्या है। अच्छा, ये चीज़ जो है आपको बिफोर हैंड क्लियर रहनी चाहिए। एक और ख़ास बात होती है कि अगर आप उस कंट्री का वीज़ा ले रहे हैं जहाँ के ऊपर सपोज़ कीजिए कि 3 साल का वो आपको वीज़ा दे रहे हैं, तो 2 साल तो आपके पढ़ाई में निकल गए, 1 ही साल आपके पास में बचा। तो वर्क परमिट जो हुआ वो एक तरह से देखा जाए तो 1 साल का मिल रहा है। तो आप जिस वक्त आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा पहले से ध्यान रखिए। कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं कि जो 5-5 साल का वीज़ा एक साथ आपको इशू करती हैं। तो पहले आपने 2 साल में कोर्स कंप्लीट किया, 3 साल के अंदर आपको वहाँ पे स्टे करने का, वर्क करने का मौका मिल गया, तो आप अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए और अपने करियर को ग्रो कर लिया। तो ये जिस वक्त आप ऑप्ट कर रहे हैं उसी यहीं के ऊपर कंसल्टेंट का रोल आता है जी। वो आपको पहले से बता देगा कि इस यूनिवर्सिटी से आप करेंगे तो ये चैलेंज रहेगा, इस यूनिवर्सिटी से करेंगे तो ये बेनिफिट आपको रहेगा। और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रही हैं, जैसे मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया के देख लिए या कनाडा देखिए, आयरलैंड देख लिए, फिनलैंड देख लिए, कई छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियंस के लिए मतलब जैसे कहना चाहिए कि हाथ बिल्कुल खोले हुए खड़ी भी हैं, और वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं। और उन कोर्सेज़ के अंदर मैं कहूँगा कि ये जाएं जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं, जो लेटेस्ट फील्ड हैं, उसमें जाएं तो और अच्छा करेंगे वहाँ पे। सर, एक है कि स्टेम मैनेजमेंट और आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए खासकर बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनका सिलेक्शन कैसे करें और जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बाकी सभी जगह अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो यूएस है, इंग्लैंड है, इन लोगों की एजुकेशनल सिस्टम में अभी भी लीडरशिप अवेलेबल है। अच्छा। और जर्मनी का भी अपना अच्छा खासा है, हॉलैंड है। तो अगर इन कंट्रीज़ में जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी तरफ हम जाते हैं तो इनकी डिग्रीज से हम लोग की जो क्रिएटिविटी है, जो हम लोग का इंटेलेक्ट है वो और शार्प होता है, जो आपको अपनी फील्ड के अंदर एज ए लीडर इस्टेब्लिश करता है। तो कोशिश ये करिए कि इन्हीं इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ में ही जाइए।
और ऐसा ना हो कि आप लेसर नोन यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए और फिर थोड़ी सी दुश्वारियाँ आ रही हैं। और यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको ज़रूर फॉलो करिए, देखिए कि यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। अगर उसके ग्रेड्स अच्छे हैं ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर तो आपको वहाँ पे ऑप्ट करने में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सर अगर देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई भी करते हैं साथ ही साथ काम भी करते हैं, उसी के सिलसिले से क्या पार्ट टाइम जॉब और साथ ही साथ जो इंटर्नशिप के लिए कैसे हम जॉब को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम सिलेक्ट करें कि हम पढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो मसलन हम लखनऊ में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, तो बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पढ़ने, रोज़मर्रा के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तो उसके लिए हम क्या ऐसा करें कि उनके लिए मददगार साबित हो? हाँ, ख़ास तौर से जो इंडिया के अंदर बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये बात है। तो यहाँ के ऊपर जो कहते हैं बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको क्या कहते हैं वर्क प्रोवाइड करने, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको टेम्परेरी हायर करती हैं, एक टास्क असाइन करती हैं और उसके बाद में आपको उसका पेमेंट कर देती हैं। तो इस तरफ जो है हम लोग ऑनलाइन जो जॉब मार्केट अवेलेबल है टेम्परेरी फेज़ की, उसके अंदर हो सकता है। या फिर अगर सपोज़ कीजिए आप, अगर हम ख़ास तौर से कहें यूपी में आप हैं, देखिए यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि यहाँ के ऊपर टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, तो रिलीजियस टूरिज़्म भी डेवलप हो रहा है। तो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस वक्त बहुत अच्छे जॉब प्रोवाइड कर रही है और वो हैंडसम रिटर्न भी दे रही है। सपोज़ कीजिए कि कोई एक ग्रुप है 5 लोगों का, 10 लोगों का, वो हैदराबाद से आ रहा है और उसको यहाँ अयोध्या टूर करने जाना है, तो आप उसको लखनऊ में ज्वाइन करेंगे। लखनऊ से आप उसको मिसाल के तौर पे अयोध्या लेके गए, वहाँ आपने उसको पूरा दर्शन कराया, दर्शन कराने के बाद में वापस लखनऊ ला के छोड़ा और वो अपना डेस्टिनेशन के ऊपर अपने शहर पे वापस पहुँच गया। तो ये 2 दिन की एक्टिविटी होगी, लेकिन ये आपको अच्छा खासा अर्न करा देगी कि आपके महीने भर का काम हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपनी सॉफ्ट स्किल अच्छी रखनी पड़ेंगी और जो उससे जुड़ी हुई कल्चरल इन्फॉर्मेशंस हैं वो उन लोगों को देनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लिया आप लखनऊ में हैं, अब लखनऊ के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे अपना बड़ा इमामबाड़ा हो गया, छोटा इमामबाड़ा हो गया, जिनकी रिलीजियस वैल्यू भी है, कल्चरल वैल्यू भी है। और यहाँ के जो नवाब थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया। तो जो अभी मौजूदा के अंदर गाइड हैं, आप देखिए कुछ लोग जो है वो इंग्लिश के अंदर अपनी बात बता रहे होते हैं, तो उनको जो फॉरेनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर मान लिया कहते हैं कोई बच्चा है और वो ट्रेनिंग ले लेता है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, जो उत्तर प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो गाइड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो अगर वो ऑन कॉल अवेलेबल रहेगा तो 2 दिन के अंदर किसी भी फॉरेनर को अगर वो बताए कि साहब ये रेजिडेंसी है और यहाँ के ऊपर इन ब्रिटिशर्स की खबर है, क्योंकि यहाँ के ऊपर इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी 87 में, जब वो सिकंदर बाग से जुड़ी हुई हिस्ट्री बताए, आलम बाग से जुड़ी हुई हिस्ट्री बताए, चिन्हट पे कब झगड़ा हुआ आज़ादी के लिए, इसके बारे में बताएगा, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो उससे ज़्यादा अटैच होंगे और प्लस है कहते हैं उसकी जो स्किल्स है वो भी अपग्रेडेड होंगी और अर्निंग भी होगी। सर अगर हम बात करें ग्लोबल एजुकेशन के लिए, खासकर जो फंडिंग और स्टूडेंट्स के लिए है कि लोन्स कैसे सिक्योर करें और साथ ही साथ रीपे करने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं वो भी बताएं। देखिए जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एजुकेशनल लोन में रफली हम बता रहे हैं, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा कम एक्यूरेट हो, अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास इंटरेस्ट पड़ता है। और यहाँ के ऊपर भी ये कंडीशन है, जो लड़कियों का होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन क्योंकि वो फॉरेन एजुकेशन के लिए अमाउंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसमें पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास बात ध्यान देने की ये है कि अगर आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं तो ये सारे बैरियर आप क्रॉस कर लेंगे। अच्छा। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रॉस करे हुए हैं या कोई स्कॉलरशिप आपने अटेंड करी है तो फिर ये एजुकेशनल लोन वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और इवन एयर ट्रैवल भी आपको वो ऑफर कर सकता है। लेकिन हमने ये माना कि नहीं, आप यहाँ से एजुकेशनल लोन ले रहे हैं, इस एजुकेशनल लोन को आप लेंगे और उस जगह पर जो भी कंट्री आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप एजुकेशन हासिल करेंगे
करेंगे तो आपका सपोज कीजिए अगर 4 साल का कोर्स है तो 4.5 साल आप रिलैक्स पेस में रहेंगे और उसके बाद आपको उस लोन को रीपे करना पड़ेगा। जहाँ तक जो भी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, अगर आपने अच्छे किसी भी कोर्स में ऑप्ट किया है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और करेंसी डिफरेंस होने की वजह से आपकी इतनी अर्निंग होती है कि आप उसको पे कर देते हैं, लोन को रीपे कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स लोन ले रहे हैं उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि कोशिश ये करें कि वो 3 साल 4 साल के अंदर लोन का रीपेमेंट कर दें। और ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटीज़ वर्क परमिट देती हैं, तो जिससे वो वहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और थोड़ी बहुत सेविंग करके उसको रीपे कर सकते हैं जी। तो जितनी जल्दी रिपेमेंट हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा जी सर। अच्छा सर, एक बहुत ज़बरदस्त स्कैम भी चलते हैं कि मिसाल दे रहे हैं कि स्टडी एब्रॉड स्कैम्स या फ्रॉडलेंट की बात आती है कि जो एजेंसीज़ हैं हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और हम फ्रॉडियों से कैसे बचें, और जेन्युइन जो हमारे सामने कोई एजेंसी है तो हम ये कैसे पता करें कि ये सही है। देखिए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का उनको आप ग्रेडिंग देख लें, पहली चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसकी जो कंसर्न एम्बेसी है उस कंट्री की, वहाँ पे कांटेक्ट करें। वहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर रहते हैं जो आपको इसी बात के लिए रहते हैं, गाइड करने के लिए रहते हैं। ठीक है सर। तीसरी एक अपने ऊपर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं कि पैसा आपको जो भी फीस है वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करनी है। अच्छा। अगर मान लीजिए आप किसी XYZ को देंगे पैसा तो फिर डाउटफुल है चीज़ें। उसको सिक्योर करने के लिए कि पैसा आप सीधे ऑनलाइन उस यूनिवर्सिटी में ही ट्रांसफ़र करें जी। तो इससे आपको फ़ायदा होता है। और फर्दर आप जो रेपुटेड कंसल्टेंट हैं उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए। अच्छा सर, जो बच्चे यहाँ से इंडिया से बाहर गए हैं, पढ़ रहे हैं, जब वो वापस आते हैं अपने डिग्री के साथ आते हैं तो उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हमें बताइए। जितने भी बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, अगर उन्होंने किसी भी अच्छे कोर्स को ऑप्ट किया हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उनको फेस नहीं करनी पड़ती। अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़े, प्रोवाइडेड ये कि कोई एब्सर्ड कोर्स में वो एडमिशन ना ले ले। अगर आपकी कोर्स चॉइस अच्छी है तो ज़्यादातर बच्चे वहीं स्टे कर जाते हैं। या फिर जो है, जैसे मैं एक छोटा सा एक वाकया बताऊँ। हाँ, जैसे हमारे एक दोस्त साहब हैं तो उनकी बेटी ने पोलैंड की यूनिवर्सिटी से मेडिकल कोर्स किया। तो हमने उनसे कहा कि आपको यहाँ के ऊपर MCI का एग्ज़ाम बाद में पास करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा नहीं पास करना पड़ेगा। हमने क्यों नहीं? कहने हम यहाँ आएंगे नहीं, हम गल्फ कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे। तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इस तरह के एग्ज़ाम कई कंट्रीज़ में नहीं पास करने पड़ते हैं। तो अगर अच्छे कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है तो ये दिक्कत आती नहीं है जी। सर, ये टॉपिक जो था खासकर चैनल विन की तरफ से था कि ग्लोबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हम यहाँ से वहाँ जाएं। ग्लोबली की बात हो रही है, अब्रॉड में पढ़ते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। यानी हम अगर एजुकेशन, सिर्फ बात है एजुकेशन पे सर, कि चाहे वो हम यहाँ हासिल करें चाहे बाहर करें, हमें अपनी ज़िंदगी को अगर गुजारना है, तरीके से गुजारना है तो एजुकेशन हासिल करना होगी। एक प्यारा सा सर हम चाहेंगे 1 मिनट का मैसेज खासकर। देखिए, मैं जितने भी यंग जनरेशन हमको सुन रही है उनसे मैं बहुत अदब से गुजारिश करूँगा, जो कुछ भी कोर्स आप लिए हुए हैं, जिस भी कोर्स को ऑप्ट करें, जो भी आपकी लाइकिंग है, उसमें क्वालिटी अचीव कीजिए। आने वाला वक्त जो है वो क्वालिटी का है। अगर आपके पास में अच्छी क्वालिटी है, यू विल बी लीडर। और फिर किसी तरह का ना आपको भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, ना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्वालिटी आपको सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, खासकर कामयाबी के रास्ते? आप अपना फीडबैक हर बार की तरह इस बार भी हमें winislam@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें और देखते रहें चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।